जैसे कि हमारा जो नया चैप्टर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो हमने एक ट्रिक बनाई हुई है इसकी, इसमें 124 से लेकर 143 तक रखे हैं आर्टिकल्स। ओके, मैंने 124 की जगह मैंने खाली 24, 25, 26 ऐसे लिख लिया है ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन असल में ये 124 है, ये 125 है, ये 126 है, इस तरीके से है। ओके, तो हमारी ट्रिक है कि एससी प्लस वेतन प्लस सीजीआई प्लस एडहॉक प्लस सेवानिवृत्त जज प्लस निर्णय कानून प्लस एससी का स्थान प्लस एससी की मूल अधिकारिता प्लस अपील, 32 तक लाइन से, 24 से 32 तक। फिर प्लस करके निर्णय पुनरावलोकन 37, फिर रिट जारी करना 39, फिर निर्णय मान्य होना 41, फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति 43। इस तरीके से आप इसे जो है ना कम से कम 10-12 बार अपने हाथ से लिखो, ये पूरी क्रम से याद हो जाएगा आपको लाइन से। क्योंकि देखो एक सा आर्टिकल्स याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन आप इस तरीके से अपने माइंड का यूज कर याद करोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहने वाले हैं। आप इसे 10-12 बार लिखो, खुद याद हो जाएगा लाइन से। ओके, अब हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप इसे एक बार चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय ऊपर, फिर राज्य स्तर पर ये उच्च न्यायालय केंद्र लेवल पर, मतलब संघ सब पूरे देश का। फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, ओके, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, फिर नीचे उच्च न्यायालय। फिर उच्च न्यायालय के नीचे महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें मेट्रोपॉलिटन न्यायालय आ जाता है, दीवानी फौजदारी, शहरी दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय आ जाता है। फिर उच्च न्यायालय में श्रम न्यायालय और परिवार न्यायालय, और तीसरा कौन सा, विशेषीकृत न्यायालय, मतलब न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। इसमें ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर न्यायाधिकरण, वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, सहकारी न्यायाधिकरण, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना सब इसमें आ जाते हैं। विशेषीकृत न्यायाधिकरण यानी कि मुझसे बोलना नहीं आ रहा है, न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल इंग्लिश में बोल देता हूँ। फिर अगला है जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। अब इसमें क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, दीवानी मामलों में दीवानी और फौजदारी मामलों में फौजदारी। दीवानी मामलों में फिर जिला न्यायालय, उप न्यायालय, मुख्य कनिष्ठ दीवानी मुख्य न्यायाधीश न्यायालय, और फौजदारी न्यायालय में क्या हो जाता है, सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड श्रेणी। इस तरीके से आपने उच्चतम न्यायालय मतलब जो न्याय प्रणाली है भारत की उसे आपने समझ लिया। अब हम शुरू करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें देख लेते हैं। भारत की शासन प्रणाली संघीय है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है, और ना ही विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ओके, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंक्वाकार है, जिसमें शिखर पर कौन है, उच्चतम न्यायालय। मैं आगे आपको बता दूंगा ओके कि किस तरीके से है। उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं। जिला न्यायालय का जो प्रधान होता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। वह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब वह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है। जब आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज कहलाता है। जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल आपराधिक मामलों की देखरेख के लिए अलग मजिस्ट्रेट होता है। सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और अब इंग्लिश में याद करो सिविल जज कहा जाता है। ओके, सिविल मामलों को सिविल जज, सिविल मामलों को सिविल जज। ओके, आपराधिक मामलों को देखने के लिए मजिस्ट्रेट जो होगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रमुख जो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CJM चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट होता है। ओके, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। इससे मतलब पहले वर्ष 1937 से 50 के दौरान संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। इसकी जगह कौन कार्यरत था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में ही हुआ था। वर्ष 1958 ईस्वी तक यही कार्यरत था। ओके, जैसे कि मैंने अभी बैक स्लाइड में बोला आपको कि भारतीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो शंक्वाकार है। तो अब देखते हैं शंक्वाकार कैसे है।
वो इस तरह से है, शंकुआकार। और शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उससे नीचे उच्च न्यायालय, इसमें 24 और एक 25 हाई कोर्ट है। ओके, फिर इसके बीच में अधीनस्थ न्यायालय आ जाता है, फिर सबसे नीचे आ जाती है ग्राम स्तर पर राज्यों में न्याय पंचायत। ओके, अब हम आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, तो अब हम देखते हैं कि 124 आर्टिकल 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं स्थापना की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में 33 और एक 34 जज बैठते हैं, मतलब 33 मुख्य न्यायाधीश और एक कौन होगा, उस सबसे बड़ा क्या होगा, 33 तो न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जो भारत के चीफ जस्टिस है, मतलब भारत के सबसे बड़े जो मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, और 33 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल कितने जज बैठते हैं, 34 जज सुप्रीम कोर्ट में। अब 24 का एक कह रहा है कि आर्टिकल हमने 24 पढ़ लिया, 24 का एक कह रहा है एक मुख्य न्यायाधीश और साथ में 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था। लेकिन ये पहले थी, कब थी, पहले। सबसे पहले क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, लेकिन ये पहले थी। लेकिन अब क्या है कि 1956 ईस्वी में संसद ने इनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी, 1960 में 13 कर दी, 1978 में बढ़ाकर 17 कर दी, 1986 ईस्वी में 25 कर दी और 2008 में 30 कर दी, लेकिन वर्तमान में 33 कर दी गई है। इस समय जो है वो 33 है और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ, 34 बैठते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट का गठन व स्थापना की चर्चा है 124 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश व एक मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, यानी कि 34। लेकिन पहले 124 के एक में क्या कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की चर्चा है, व्यवस्था। लेकिन ये कब थी, जब ये संविधान बना था। इसके बाद 1956 में इनकी संख्या 7 से बढ़ाकर ये जो 7 है 10 कर दी गई, 1960 में 13 कर दी गई, 1978 में 17 कर दी गई, 1986 में 25 कर दी गई, 2008 में 30 कर दी गई और वर्तमान में 33 कर दी गई है। और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने बैठते हैं जज, 34। ओके, अब 124 का 2 देखो, 124 पढ़ लिया, 124 का 1 पढ़ लिया, 124 का 2 देखो। और इसमें एक मैंने 124 के 1 में पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, उनका वेतन, शर्तें निश्चित करने का जो अधिकार है वो पहले संसद को दिया गया था, अब 124 का 2 देखते हैं। 124 के 2 में नियुक्ति की चर्चा है, और नियुक्ति किसकी, चीफ जस्टिस की ऑफ इंडिया की, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 124 के 2 में नियुक्ति। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वह सीजीआई की सलाह से लेकर करते हैं, मतलब सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति करते हैं जजों की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह लेते हैं। अब देखने वाली बात यह कि कॉलेजियम होता क्या है, कॉलेजियम के बारे में मैं आपको पूरी कॉलेजियम जो प्रणाली है आगे बताऊंगा। इतना समझ लो, अभी जो वरिष्ठ जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉलेजियम कहलाते हैं, और पूरी डिटेल में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, 124 का 1 पढ़ लिया, 124 का 2 पढ़ लिया, 124 का 3 पढ़ते हैं। 124 के 3 में योग्यता के बारे में चर्चा की गई है, और योग्यता किसकी, न्यायाधीशों की। वह भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो या फिर 10 साल तक वकील होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक हो, ये तो नॉर्मली सीधी सादी बात है। हाई कोर्ट में या तो 5 साल जज रहा हो या फिर 10 साल वकील रहा हो, और साथ में राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। ओके, 124 का 4 देखते हैं हम। और यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू में भी लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जो सीनियर जज होते हैं उन्हें हम कॉलेजियम कहते हैं, और कॉलेजियम की सलाह से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। 124 के 4 में देखते हैं, जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। क्या सुना आपने, महाभियोग जैसी, महाभियोग नहीं, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाएगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। अब तक किसी भी जज पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चली है, या बोल सकते हैं कि महाभियोग नहीं चला है।
रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब जो नियुक्ति कर रहा है वो राष्ट्रपति कर रहा है, तो त्यागपत्र भी कौन लेगा? राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। वह 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। 124 के 6 में कहा गया है कि शपथ के बारे में चर्चा है सीजीआई की, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, और जब त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को ही देगा। ओके, तो शपथ याद रखेंगे, राष्ट्रपति दिलाता है। जैसे कि मैंने बताया था 124 में सुप्रीम कोर्ट, 125 में वेतन। ओके, अब हम 125 को देखेंगे वेतन के बारे में। जैसे कि मैंने बोला 125 में वेतन के बारे में चर्चा है, तो इसे देखते हैं। जजों को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। इसमें कटौती नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। ओके, अब देखते हैं 126 में सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में देखते हैं। ओके, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से ही एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाता है। इसका वेतन, भत्ता, शक्तियां जो हैं वो सब भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती हैं। 127 को देखेंगे। अब 127 में यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो एडहॉक लिखा हुआ है। अब हम इसे देखते हैं। 127 एडहॉक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश को जब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाए। एडहॉक जज लाने की सिफारिश सीजीआई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति से करते हैं। राष्ट्रपति 25 हाई कोर्ट में से, जो भारत के हाई कोर्ट है 25, उसमें से जो जज होते हैं उन्हें नियुक्त करते हैं। एडहॉक की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही होती है, लेकिन ये अस्थायी होता है, मतलब स्थायी नहीं होता। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। एडहॉक जो नियुक्त होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट में होंगे, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। एडहॉक संबंधी जो प्रावधान है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ओके, अब देखते हैं हम 128 में सेवानिवृत्त जज। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि 128 में सेवानिवृत्त जज को देखते हैं। जब एडहॉक जज भी उपलब्ध नहीं होते, मतलब कि 25 हाई कोर्ट में से राष्ट्रपति बुला रहा है एडहॉक जज को, तो एडहॉक जज जो है उपलब्ध नहीं है, मतलब 25 हाई कोर्ट में भी जज उपलब्ध नहीं है। जब ऐसा होता है तब सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होने वाली प्रथम महिला जस्टिस फातिमा बीबी थी। ये 1989 से लेकर 92 तक रही हैं। ओके, हम 124 से 128 तक पढ़ चुके हैं। 129 से हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में एक देखते हैं एनजेएसी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी। तो वर्तमान में क्या करा केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर मजबूत इरादा दिखाते हुए 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता थी। वर्तमान सरकार ने विपक्षी दलों के सहयोग से ये सारी चुनौतियों को पार कर लिया और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर भी कर दिए। यह 99वें संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। इसके तहत ये कौन से 99वें संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। इसके तहत आर्टिकल 124 और 217 को बदलकर लिखा गया। कौन कौन से आर्टिकल? 124 और 217 को, कि इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करेगा। राष्ट्रपति करता है ये तो है, लेकिन सिफारिश के किस पे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी के। साथ ही संसद ने एक और विधेयक पारित किया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी थी केंद्र सरकार में, उसने क्या करा कि राष्ट्रपति ही करेगा नियुक्ति, ये तो सबको पता है, लेकिन किसकी सलाह से करेगा उसके लिए इसने एक आयोग बना दिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब उसमें मैटर है कि कितने सदस्य होंगे, क्या होगा, इसे देखते हैं। इस आयोग में कुल 6 सदस्य थे। अब 6 सदस्यों में देखते हैं कौन कौन से थे। 6 सदस्यों में एक तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो कि अध्यक्ष बनाए गए इस आयोग के, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के कानून या न्याय मंत्री और 2 प्रख्यात
हस्तियों को मनोनीत किया जाएगा। इनको मनोनीत करने को 3 सदस्य समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्षी नेता शामिल होंगे। और साथ में ये कहा गया कि ये जो 2 प्रख्यात हस्तियां हैं, इनमें एक का चयन SC, ST, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होगा। यदि 6 में से 2 सदस्य, और साथ में ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 6 सदस्य बन गए। पहले तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसके अध्यक्ष हो गए, बचे कितने? 5। 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, कितने बचे? 3। 1 भारत के कानून मंत्री हो गए, कितने बचे? 2। और 2 प्रख्यात हस्तियों को रख दिया गया, कितने हो गए टोटल? 6। अब इसमें यह है कि कंडीशन देखने वाली है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मनमानी कर सकती है। ये जो वरिष्ठ न्यायाधीश है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही तो रखे जाएंगे अंदर, कानून मंत्री गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही तो है, और जो प्रख्यात हस्तियां हैं इन्हें भी तो गवर्नमेंट ही रखेगी, मतलब गवर्नमेंट जो चाहेगी उसे जज बनाएगी। और साथ में ये कहा गया कि यदि 6 में से 2 सदस्य किसी व्यक्ति के नाम पर वोट देते हैं तो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। अगर इनमें से 2 सदस्य 6 में से 2 सदस्य किसी के खिलाफ वोट दे देते हैं तो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। यदि 6 में से 2 सदस्य किसी व्यक्ति के नाम पर वीटो कर देते हैं तो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। हालांकि आगे मैं दिखाता हूं आपको। हालांकि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन व NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को दोनों को असंवैधानिक बताकर घोषित कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पूरी जो प्रणाली हुई, ये न जो मैटर रचा गया, इसे सबको असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुरानी कोलिजियम प्रणाली को दोबारा से लागू कर दिया। ये निर्णय 4th जजेस केस 2015 में लिया गया। 4th जजेस केस 2015 में लिया गया और कहा कि इस नई प्रणाली से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, और हकीकतें होगी, क्योंकि ये जो 6 लोग हैं ये तो केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम करेंगे ना, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और दोबारा से कॉलेजियम प्रणाली को नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को लिया है। ओके। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया थे। ये 1950 से लेकर 1951 तक रहे। ओके, कौन थे? हीरालाल जे कनिया, ये याद रखना। आप 124 से 28 तक पढ़ चुके थे, अब 129वां पढ़ना। ओके, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में पढ़ चुके हैं, वेतन के बारे में 125 में पढ़ चुके हैं, CGI के बारे में 126 में, एडॉक के बारे में 127 में, सेवानिवृत्त जज के बारे में 128 में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 129 में निर्णय कानून। ओके, निर्णय कानून, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि निर्णय कानून 129। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्द से जल्द मिल जाए। इसी को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो एक बार निर्णय दे दिया वो भारत के किसी भी न्यायालय में एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ओके, अब 130वां देखेंगे हम। 130 में SC का स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान के बारे में कहा गया, ये भी देख लेते हैं। 130 SC का स्थान मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के कहने पर इसकी जो खंडपीठ है यानी कि ब्रांचेज है किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। ओके, 131 सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। इसके अंदर केवल ऐसे मामले देखे जाते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं। एक केंद्र राज्य विवाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाए, और 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाए, मतलब जैसे कि यूपी और बिहार, इन दोनों के बीच विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। और एक तरफ केंद्र और एक उसके साथ कुछ राज्य है और दूसरी तरफ कुछ और अन्य राज्य है, मतलब एक तरफ माना कि दिल्ली है और दिल्ली के साथ कौन है माना? यूपी है, और एक तरफ मुंबई बिहार वगैरह कुछ और अन्य राज्य हैं। कहने का मतलब यह है एक तरफ केंद्र हो और केंद्र के साथ कुछ राज्य हों और दूसरी तरफ कुछ आधे राज्य हों, तब वो विवाद जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। नोट में देख लेते हैं क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद
1971 में पहले से ही है। ओके, आर्टिकल 32 में देखते हैं अपील। तो हम अपील के बारे में देखते हैं। अब आर्टिकल 132 में देखें अपील, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। इसमें देखते हैं हम, मुझे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ मिला एनसीईआरटी में, तो मैंने उसे सीधे लिख लिया। ओके, सीधे ले लिया यहाँ पर। रिट अधिकारिता या रिट अधिकारिता, संविधान के अनुच्छेद 32 में, संविधान के कौन से अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है, जिसके तहत उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको आर्टिकल 32 में। ओके, पूरी डिटेल से बता चुका हूँ आपको। इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पेचीदा यानी कोवेरेंटो, अन्य प्रकार की रिटेन निर्देश तथा आदेश जारी करने की शक्ति है। अपीलीय अधिकारिता, अब अपीलीय अधिकारिता में देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सिविल एवं आपराधिक सभी तरह के मामलों में अंतिम न्यायालय है। सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, अपील का अंतिम न्यायालय है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें 132 के अकॉर्डिंग, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें 133 अनुच्छेद, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति की जाने वाली 136। इस हिसाब से आपने 132 भी देख लिया, 33 भी देख लिया, 34 भी देख लिया और 36 भी देख लिया। मैं एक तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रिक बना रखी है साथ में लिखने की। संवैधानिक 132, संवैधानिक 132 10-12 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। जन संवैधानिक आएगा वहाँ 132 याद आ जाएगा। सिविल 133, सिविल 133, सिविल 133, जय 133 नाम लोगे आप, सिविल याद आ जाएगा। आपराधिक 134, आपराधिक 134 और विशेष 136। इस तरीके से आप याद करोगे, बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं एक बार। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलों को देख लेते हैं। आर्टिकल 132 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या टिकरी या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंध विधि का सारवान प्रश्न है और उस उच्च न्यायालय का आशय प्रमाण दे देता है, और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। मतलब कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा निर्णय है जो उच्च न्यायालय के काबिल है, सर्वोच्च न्यायालय के काबिल है, और उच्च न्यायालय इसका प्रमाण दे देता है कि हाँ ये काबिल है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। यह मामला सिविल भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है या अन्य भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट के भाग 66A को उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था। ओके, हमने 132 पढ़ लिया, अब 133 देख लेते हैं। सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें 133 में है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब ये जो 3 शर्तें हैं पूरी हों। उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, मतलब कानून का, वह प्रश्न सामान्य महत्व का हो, मतलब पक्षकारों के अलावा बहुत से अन्य व्यक्तियों या लंबित मामलों पर उसका प्रभाव पड़ता हो। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पक्षकार है उसके अलावा समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता हो। एक ऐसे प्रश्न उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। मतलब हाई कोर्ट की नज़र में यह हो कि इसका जो निर्धारण है प्रश्न का वो सर्वोच्च न्यायालय करे। ओके, आर्टिकल 134 में देखते हैं आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपीलों में। आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान 134 में किया गया है। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में निम्न दशाओं पर हो सकती है। अब दशाएं देख लेते हैं। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया हो तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया हो। मतलब अगर मौत की सजा दे दी ना तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो। किसने? हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से विचार के लिए अपने पास मंगाया हो तथा मामले पर विचारोपरांत, मतलब जब विचार चल रहा हो तो अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया गया हो। और तीसरा क्या? उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित
कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय की अपील के योग्य है। ओके। उल्लेखनीय है कि संसद 134 के 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील ग्रहण करने और सुनने के अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है तथा उसके लिए शर्तें व परिसीमाएं नियत भी करती है। ओके। अब देखते हैं विशेष अनुमति की अपीलें, जैसे कि आर्टिकल 136 में है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत। ओके। तो इसका 136 का उद्देश्य उन विषयों पर अपील की शक्ति देना है जो या तो इन तीनों में शामिल ना हो पाए या कोई अन्य विशिष्ट परिस्थितियां बन जाए। एक अर्थ में ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की अवशिष्ट शक्ति के रूप में है। ओके। यह उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है यदि व्यक्ति को अन्य किसी साधन के द्वारा न्याय न मिल सके तो उच्चतम न्यायालय अपना फैसला दे सकता है। 137 में लिख रहा है कि निर्णय पुनरावलोकन। आप ये सब पढ़ चुके हैं, 124 से लेकर 136 तक पढ़ चुके हैं। अब देखो 137 निर्णय पुनरावलोकन। ओके। निर्णय पुनरावलोकन में है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है। मतलब निर्णय पुनरावलोकन मतलब बदलना, अपने ही फैसले को बदल सकता है तथा पुनरावलोकन भी कर सकता है। ओके। पुनरावलोकन करता है तो उसे पुनर्विचार याचिका कहा जाता है। ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिन के भीतर ही दी जा सकती है। ओके। अब दोषाहारी याचिका को देख लेते हैं हम। ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू में अलग से लिखा है। जब पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाए और पीड़ित पक्ष अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करता है तो उसे दोषाहारी याचिका कहा जाता है। जैसे कि 137 को मैंने ऊपर तो अपने शब्दों में लिखा है, ये नीचे अलग से और लिखा है क्योंकि कुछ मामलों को बताना बहुत जरूरी होता है। 137 निर्णय पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब तक 3 फैसले बदले थे। मैंने ऊपर बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 3 फैसले बदले हैं अपने। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 फैसले कौन कौन से बदले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन मामला 1960 और बेरूबरी मामला 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जिसमें संविधान की मूल जो ढांचा है वो प्रभावित हो। इसी कारण आज अनुच्छेद केवल कितने हैं? 395 और उसमें ABCD करके जोड़ा गया है। अभी तक जो अनुच्छेद है 395 ही है, लेकिन उसमें जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो नीचे पे 124 का 1, 124 का 2, 124 का 3 ऐसे करके जोड़ दिए गए, लेकिन अनुच्छेद 395 ही है। ओके। अनुच्छेद 138 को देख लेते हैं हम। 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि के बारे में चर्चा है। अब हम देखेंगे कि 137 पढ़ लिया, 138 पढ़ लिया, 139 यानी कि रिट जारी। ओके। 139 में रिट जारी करने के बारे में दिया गया है। ये कुछ रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है। मूल अधिकार के लिए 132 और अन्य में 139। ओके। थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए मैंने इसे अलग से चिपकाया है, ऐड किया है। 139 मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों में रिट जारी निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट 132 का प्रयोग न करके 139 का प्रयोग करती है। अगर मूल अधिकार के लिए रिट जारी करेगी तो किसने का 32 का यूज कर लेगी, और मूल अधिकार के अलावा रिट जारी करनी है तो 139 का प्रयोग करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सरकारी मास्टर पर परमादेश रिट जारी करता है। सरकारी मास्टर परमादेश रिट जारी करता है किस पर? सरकारी मास्टर पर। तो अनुच्छेद 32 के तहत होगा क्योंकि वो मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा। जबकि रेलवे के किसी कर्मचारी पर अगर परमादेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो 139 के तहत करेगा। ओके। आर्टिकल 140 में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की अनुषांगिक शक्तियां। जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। वह शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है, उसकी जिक्र किस में है? 140 में। 141 में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के किसी भी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। न मानने
पर अवमानना समझकर दंडित कर देगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर भी दिखा चुका हूँ 141 में निर्णय मान्य। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो भारत के सभी जितने भी कोर्ट हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने भी नागरिक हैं भारत के, सबके लिए मानना होगा, बाध्य होगा मानने के लिए। अगर कोई नहीं मानता तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझकर उसे दंडित कर देगा कोर्ट। ओके, 142 में देख लेते हैं। अब 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देना। ओके, अब 143 में देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राष्ट्रपति। 143 में राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी तो वो सलाह देगी, अगर नहीं होगी मर्जी तो नहीं देगी। इसी तरह हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। अब हम 144 में देखते हैं कि आर्टिकल 144 क्या कहता है। इसमें सिविल एवं न्यायिक प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में किया गया कार्य है। इसे खाली ऊपर ही ऊपर याद रखें क्योंकि गहराई में जाने की कोई जरूरत है नहीं, आपको ऊपर ही समझ में आ गया होगा ये। ओके, और 145 में न्यायालय के नियम आदि के बारे में चर्चा है। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, सेवक और उसके खर्चे को लेकर चर्चा है। और 147 में निर्वाचन के बारे में चर्चा है। अब जो इम्पोर्टेंट व्यूज है, जो मैंने तथ्य लिखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में विशिष्ट तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वह अब तक एक ऐसे मात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक कार्य करने वाले न्यायाधीश VI चंद्रचूड़ थे और दूसरा स्थान भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का है। इन्होंने लगभग 4 वर्ष 4 महीने तक कार्य किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय 18 दिन कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KN सिंह थे। KN सिंह का मतलब कमल नारायण सिंह। दूसरे स्थान पर S राजेंद्र बाबू जो 29 दिन और तीसरे स्थान पर GV पटनायक जो 40 दिन। ओके, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीशों को देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज थी। अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके पहले वे पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। दलित मुख्य न्यायाधीश प्रथम KG बालकृष्ण। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SH कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया। 70वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में लोकहितवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। लोकहितवाद के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? 70वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती। ओके, अब जो कुछ मामले हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे गए थे उन्हें देख लेते हैं। 1951 में री दिल्ली लॉ एक्ट दिल्ली विधि अधिनियम भेजा गया था। 1952 में रीसी कस्टम्स एक्ट भेजा गया था। 1956 में री बैरोबरी मामला भेजा गया था। 1958 में री केरल एजुकेशन विधेयक भेजा गया था। 1965 में केशव सिंह मामला भेजा गया था। 1974 में री प्रेसिडेंशियल पोल यानी राष्ट्रपति चुनाव के मामले को भेजा गया था। 1978 में री स्पेशल कोर्ट रेफरेंस भेजा गया था। 1951 ईस्वी में कावेरी जल विवाद अधिकरण भेजा गया था।
1993 ईस्वी में राम मंदिर का मुद्दा गया था। 1998 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले को भेजा गया था। 2001 में विशेष निर्देश प्राकृतिक गैस से संबंधित मामला भेजा गया था। 2002 में विशेष निर्देश गुजरात विधानसभा के चुनाव का मामला भेजा गया था, राष्ट्रपति ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट की सलाह के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है ये पूरा सर्वोच्च न्यायालय का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। इसे आप कम से कम पूरी वीडियोस को कम से कम 3 बार तो देखें, जिससे कि पूरा माइंड में सेटअप हो जाए। और जो जो ट्रिक है मेरी वो उसे 10 से 12 बार लिखें, ताकि उंगलियों पे ट्रिक याद हो जाए और जिसके माध्यम से आप कहीं पर भी भूलने की कोशिश भी ना कर सकें। ओके।